हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर 5 क्लास 8 का फ्रिक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ना कि सिर्फ ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये हमारी लाइफ में एक सपोर्टर का काम करता है। वह सपोर्टर कैसे काम करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। यह हमारे लाइफ में कुछ ही विल कुछ अननेसेसरी जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उस वो भी काम करता है। ओके, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। चलिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी रोल अ बॉल along the ground, the ball does not continue to keep on moving for long. It slows down and finally come to rest. चलिए, फ्रिक्शन का यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस बताया गया है, पढ़ते हैं उसे। कहा जाता है जब आप बैट बॉल क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट खेलने के टाइम जब बैटर कोई भी शॉट मारता है तो बॉल हमारा कंटिन्यू मूवमेंट में नहीं रहता है। वह कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। वह क्यों रुक जाता है? इसके कारण फ्रिक्शन का हाथ है। फ्रिक्शन का हाथ कैसे है ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कंसिडर दिस सिचुएशंस। वी आर राइडिंग अ बाइसिकल and after attaining a good speed, we stop pedaling. The bicycle would be seen to gradually slow down and would stop after covering a certain distance. Okay, to make it move with a constant speed, even along a straight level road, we have to keep on pedaling it. कहा गया है जब जो हम साइकिल को सपोज करिए, जब आप साइकिल चलाते होंगे तो आप पेडलिंग बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दीजिए तो कुछ दूर तक तो आपका साइकिल चलेगा बिना पेडलिंग का। बट आफ्टर सम टाइम्स जब वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तब वो स्टॉप हो जाएगा, चाहे आप कितना भी फास्ट पेडलिंग क्यों ना करें, वो स्टॉप हो जाएगा अगर आप दोबारा उस पर पेडलिंग नहीं करते हो तो। ओके, ऐसा क्यों? इसके इसके पीछे भी हमारा फ्रिक्शन का हाथ है। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो हमें कुछ बताया गया है वो एग्जाम्पल ऑफ मीन्स एप्लीकेशन ऑफ, आप इसे लिख सकते हैं पेंसिल से बुक में, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में यह हमें बताया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव लर्नड दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मे बी इनिशियली एट रेस्ट और इन अ मोशन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर फोर्थ वाला चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है, उसका स्पीड चेंज करना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। Why do objects like the rolled out ball or the moving bicycle slow down and finally come to rest after the force acting on them has been removed? ऐसा क्यों हुआ कि हमारा बॉल रुक गया और साइकिल हमारी रुक गई? चलिए पढ़ते हैं। Why does not the object keep on moving with a constant speed along its straight path? क्यों नहीं ऑब्जेक्ट हमारा वह स्ट्रेट पाथ पे कंटिन्यू मूवमेंट करता ही रहा, कंटिन्यू मोशन में क्यों नहीं रहा? After the removal of the applied force, in terms of our ideas about the effect of force, we can now realize that there must be a force between the rolling ball or the moving bicycle and the ground. अब कहा गया है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो कि बॉल को रोक रहा होगा। सपोज करिए अगर बॉल हमारा ऐसे जा रहा है तो ज़रूर इसको कोई जो है ऐसे करके रोक रहा होगा, एक एरो ऐसे करके कोई इसको रोक रहा होगा। यह कौन है? यह कौन अप्लाई कर रहा है इस बॉल पे? चलिए पढ़ते हैं। वी कॉल दिस फोर्स एज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स तो लग रहा है पर फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बारे में आप जान ही लेते हैं हम कुछ बातें। तो देखिए, फ्रिक्शन जो होता है हमारा वह एक रुकावट की काम करती है। वह सपोज करिए जब ये हमारा बॉल ऐसे जा रहा था और ये हमारा ग्राउंड था, जब ये ग्राउंड के टच में रहता है और सपोज करिए ग्राउंड पे हमारा ग्रास रहता है तो ग्रास धीरे धीरे स्पीड इसका स्लो करता है। तो ग्रास जो होता है इस पर फोर्स लगाता है, इस बॉल पे हमारा ग्रास ऐसे करके फोर्स लगाएगा। इसके कारण इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लगेगा।
अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको ऐसे लगेगा। अगर आप ऊपर कोई चीज़ जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर नीचे लगेगा। कोई भी चीज़ अगर हमारा नीचे आ रहा है तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ओके, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। अगर आप जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट आपको फोर्स लगेगा। ओके, अब दिस फोर्स अपोज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और यह तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में हो। ओके, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन between the ground and the surface of the wheel or ball of the bicycle that the rolling ball moving bicycle stops after moving some distance when the externally applied force has been removed। इसी कारण जो है हमारा वह बॉल आफ्टर सम कवरिंग सम डिस्टेंस वो हमारा स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप हमारा इसलिए होता है क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा दो कांटेक्ट में रहता है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारा कांटेक्ट रहता है तो वहाँ पे एक गर्माहट जैसी फ्रिक्शन। ओके, सपोज करिए जब भी हमारा, आप जैसा कि जानते होंगे, कोई भी कॉमेट, कोई भी हमारा जो हैवी रॉक सब जब हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो उसमें जो आग लग जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। अब हीट प्रोड्यूस क्यों होता है? जैसा कि मैंने आपको बोला, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगता है। तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे आ रहा है एटमॉस्फेयर में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो काफ़ी स्पीड में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। फोर्स ऑफ ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण उसमें गर्माहट पैदा हो जाती है और उस गर्माहट के कारण वो धरती तक आते आते राख बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक फ्रिक्शन वो हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक फ्रिक्शन का। ओके, अब पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में डिटेल से। We can now say that whenever an object move or tend to move over the surface of another object, there is a force acting between the two surfaces in contact. We call this force as a force of friction or simply friction. We also understand that this force is a contact force and always oppose or tend to oppose any relative motion between two surfaces in contact. The force of friction is always directing along the surface in contact, that is, it acts along the tangential direction। देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है इस बॉक्स का? ऐसे है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, अप, अगर अप ऑब्जेक्ट जाएगा तो डाउन फ्रिक्शन लगेगा। ओके, राइट जाएगा तो लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा ऑब्जेक्ट तो हमारा राइट से उसमें फ्रिक्शन लगेगा। अगर डाउन आ रहा है तो अप से इसमें फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अब देखिए एक यहाँ पे एक्टिविटी बताया गया है। एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इसमें रहता नहीं है। अब देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किस कारण से होता है, फ्रिक्शन का कारण क्या है, फ्रिक्शन से क्या सब होता है। द एक्टिविटी 1 एंड सिमिलर अदर ऑब्जर्वेशन शोज दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्टिविटी 1 में हमारा है क्या। सिंपली शॉर्ट में दो बॉक्स लिया गया, तीन बॉक्स, तीनों का जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉक्स हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, एक रफ और शाइनी। रफ और शाइनी के मतलब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखिए रफ जो हमारा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें ना आप जब उस पर अपना हाथ लगाइएगा तो उसमें जो आपको एक रुकावट सी पैदा होगी, उसे कहते हैं रफ। और स्मूथ हमारा एक स्मूथ होता है, आपको सुनने ही में स्मूथ लगेगा। हाँ, तो रफ और स्मूथ जो कि हमें आगे काफ़ी काम आने वाला है, इसका मीनिंग काफ़ी जगह हम इस वर्ड का यूज करेंगे। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे तीनों जगह सपोज कर लीजिए फर्स्ट बॉक्स में हमारा सैंड ले लिया और उस पर तीन कुछ मैच बॉक्स ले लिया, माचिस बॉक्स या कुछ ले लिया हमारा। तो जब उसको हम डाउन करते हैं तो वो धीरे से, वो जल्दी से स्लिप नहीं होगा, वो धीरे धीरे इसके बॉटम तक आएगा बॉक्स के। सेकेंड में हमने कुछ और लिया। ओके, तो सेकेंड में हमारा जो है उससे कम। और थर्ड में हम एक शाइनी थिंग ले लिए। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमने एक मिरर ले लिया, इस बॉक्स में एक मिरर रख दिया और उसके बाद हम एक कोई कैप के, पेन के कैप को सपोज करिए इसमें पेन का कैप था तीनों में। तब हमारा देखिए जो स्पीड होगा उसका डाउन नीचे आने का वो काफ़ी तेज होगा कंपेयर टू इस दोनों से। तो फ्रिक्शन किस किस चीज़ पे निर्भर करेगा?
तो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको नेचर इन द कॉन्टैक्ट। अब देखिए किसके कॉन्टैक्ट में रहेगा। अगर आप एक बॉल को एक ग्रास पे फेंकिए और उसी बॉल को आप अपने घर में कोई भी प्लास्टर या टाइल्स पे फेंकिए, तो आप देखिएगा कि जो बॉल जो है हमारा डिस्टेंस किस में ज़्यादा कवर करेगा, टाइल्स वाला में। क्यों? क्योंकि वो रफ है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू हमारा ग्रास से, एक घास के एक फील्ड से। ओके, तो इस कारण बॉल उसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ग्रास वाला में। ओके, तो यही है फर्स्ट है हमारा द so that the force of friction depend on the nature of the two surface in contact। तो इस सब्जेक्ट को, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, अब देखिए द मोर इज द रफनेस ऑफ द टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, द मोर ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम। अब ज़्यादा रफनेस अगर दोनों ऑब्जेक्ट के, दोनों हमारे सरफेस के बीच में रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमारा ज़्यादा पैदा होगा। ओके, अब जो है हमारा वी कैन देयर फॉर एसोसिएशन फ्रिक्शंस बिटवीन द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ऑल सरफेस हैव सम रफनेस ऑन देम, इवन द सरफेस विच अपीयर टू बी वेरी स्मूथ टू बी unaided eye are seen to have a large number of minute irregularities, bump or depressions when seen under a powerful microscope। कहा गया है कि देखिए, जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, आईना ही, मिरर ही क्यों ना स्मूथ लगे देखने में, पर वो उतना स्मूथ नहीं रहता है। उसमें फोर्स ऑफ, आप जब उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रफनेस मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा रफनेस मिलने के कारण उसमें भी हमारा फ्रिक्शन पैदा होता है, बट उसमें जो हमारा होता है वो कम लगता है कंपेयर टू अगर हम फील्ड से करें। तो इसलिए सारे ऑब्जेक्ट नेचर में हमारे जो होते हैं उसमें रफनेस रहता है, और उसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो जो ऑब्जेक्ट आपको देखने में स्मूथ लगे वो भी हमारा रफनेस होता है, उसमें भी रफनेस होता है जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा। द व्यू ऑफ हैंड apparently smooth looking surface through a powerful microscope invariably shows it to be been uneven rough having ups mountain and down valley in it। तो जब आप आईना को, मैं मिरर को ही ले रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जांपल ले सकते हैं कि वह शाइनी सरफेस होता है हमारा। तो सपोज करिए आप जब मिरर को ही देखिएगा, जब आप मिरर को ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उस पर कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, अप एंड डाउन, एक हिल टाइप का अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन रहेगा। तो इसी कारण जब आप बॉल को, अगर आप एक आईना पे भी उसको डाउन कर दीजिएगा, उसको उस पर फोर्स अप्लाई करिएगा तो वो भी कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद जो हमारा रुक जाएगा उस पर। ओके, अब है हमारा we can now have a simple understanding explanations of the cause of frictions when two surfaces are put in contact. The irregularities up and downs on the surface get somewhat interlocked with the irregularities of the other object. This may be regarded somewhat similar to the interlocking of the teeth of the two saw. We have to apply a force to unlock this interlocking of the two surfaces in contact and thereby to enable them to move with respect to each other। देखिए कहा गया है, अब आप पूछिएगा कि बॉल हमारा कहाँ पे रुक जाता है, क्यों ऐसे वहीं पे रुकता है। तो काफ़ी समय तक कांटेक्ट में होने के कारण अब कुछ ऐसा जगह पे आएगा कि सपोज करिए ये अगर ऊपर वाला कांटेक्ट हमारा ऐसे है, अगर नीचे वाला ऐसे रहा, तो अब यहाँ पे ये इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। इंटरलॉक मतलब दोनों दोनों को जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनका जो होगा बॉन्डिंग, वो पकड़ लेगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ओके, तो उस जगह पे हमारा जो होता है रुक जाता है ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में रहता है। ओके, इंटरलॉक, इस पैराग्राफ में हमें इंटरलॉक के बारे में बताया गया है कि सपोज करिए हमारा फर्स्ट को जो सरफेस है वो ऐसे है और सेकंड सरफेस उस जगह पे कुछ इस तरह से रहा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब ये दोनों आ जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आराम से एक कवर करें, एक क्लोज बना लेंगे, एक दोनों से सट जाएंगे, एक बाउंड्री जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पे ये इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। ओके, तो इट इज़ दिस इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities
that may be viewed as the basic cause of built in oppositions to any relative motion between the two surfaces in contact. It is these oppositions that we observe as the force of friction or just a friction between them. तो यही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन होता है। ओके, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर रफनेस और स्मूथनेस। ओके, तो कोई भी सरफेस जो हमारे होते हैं दो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे निर्भर करते हैं, उनके सरफेस पे, उनका सरफेस कैसा है, रफनेस है या उसमें स्मूथनेस है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर वेयर रफर सरफेस आर इन्वॉल्व। तो फ्रिक्शन हमारा कब ज़्यादा अप्लाई होगा, जब हमारा सरफेस रफ होगा, जब उसमें रुकावट ज़्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको रफ का मीनिंग बता दिया था कि जिसमें जो हमारा होता है जो सरफेस वो स्मूथ नहीं रहता है, वो एक प्लेन प्लेन तो रहता है, आपको दिखेगा, बट सपोज करिए उसमें आपको ऐसे ऐसे कुछ खरोच टाइप का ज़्यादा दिखेगा। ओके, तो उसे रफ कहते हैं। ओके, अब देखिए द स्मूथर द सरफेस द स्मॉलर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। अब जैसे ही हमारा अगर स्मूथ रहेगा सरफेस, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। तो वी कैन देयरफॉर से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा किस पे निर्भर है, टू सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो इस लाइन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और हेडलाइट कर लीजिए। ओके, अब एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। ट्राई ए स्ट्रिंग अराउंड अ वुडन ब्लॉक बोर्ड, पुट द ब्लॉक बाय स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन फिगर। तो एक वुडन ब्लॉक ले लीजिए और एक स्प्रिंग बैलेंस ले लीजिए। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिंग टू मूव। इट गिव अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो जब आप इस ब्लॉक को, इस वुड को खींचिएगा, इस वुड को आपको रखना कहाँ पे है, अपने घर के ग्राउंड पे, टाइल्स या प्लास्टर किसी चीज़ पे। तो जब आप उसको स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा खींचिएगा तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स आपको खींचने में थोड़ी सी कठिनाई होगी किसके मुकाबले। नाउ कीप अ बुक ऑन द ब्लॉक, अगेन पुल द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग बैलेंस, नोट डाउन द रीडिंग। डू वी ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द एबव टू केसेस। अब कह रहा है कि इस पर बुक दे दो, अब बुक दे देगा तो इसका वजन तो और बढ़ जाएगा, तब तो आपको थोड़ा और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। When a body moves over a horizontal surface, it presses down against the surface by a force equal to its weight. The force of friction increases with increase in the weight of the body. Hence, in second case, reading on the spring balance would be more. आप जब भी इस पे वेट दे, इसका वजन बढ़ाइएगा तो आपको तो खींचने में कठिनाई होगी। ये तो आप प्रैक्टिकल भी कर चुके होंगे अपने जीवन में कभी ना कभी, कि अगर आपको सपोज कर लीजिए एक चेयर ले लीजिए, एक चेयर पर अगर खाली है तब उसे उठाने में कठिनाई नहीं होगी, कि बल्कि जब आप उस पर सपोज करिए दो ईंट अगर रख देंगे तब उसे उठाने में थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दस seen to depend on the magnitude of the force weight pressing the two surfaces together. We can now say that the force of friction depend on। तो ये दो लाइन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये समरी हमारे अभी तक जिसने हमने पढ़े इसका ये दो लाइन समरी है। तो किस किस पे निर्भर है, पहला है नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट मतलब नेचर, मतलब जो हमारा सरफेस है उसके नेचर पे निर्भर करता है कि वो कैसे है, स्मूथ है या रफनेस। फोर्स प्रेसिंग इन टू सरफेस टुगेदर। अब देखिए फोर्स प्रेसिंग इन टू सरफेस टुगेदर का मतलब क्या होता है। तो दूसरा का मतलब यह है कि फोर्स जो हमारा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वह निर्भर करता है कि दो सरफेस से, जैसा कि हमने एग्जांपल एक्टिविटी पिछले वाला एक्टिविटी में देखा था कि क्या था हमारा, कि जब हमने इस ब्लॉक पे एक बुक रख दिया तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। तो दो सरफेस के वेट में अगर हमारा दो सरफेस के वेट का मतलब यह होता है कि अगर पहले सरफेस पे हम वज़न रख दें और दूसरा सरफेस है हमारा ग्राउंड, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो यही होता है हमारा फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर। ओके, आप इसको सेकंड वाले को एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हो, जो कि अब पिछली एक्टिविटी में आपको बताया गया है। अब देखिए हमारा आता है स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक और स्लाइडिंग,
स्टैटिक का मतलब आप जानिए और स्लाइडिंग का मतलब जानिए, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए समझते हैं। वी नो अंडरस्टैंड दैट force of friction is the force exerted by a surface when an object moves across it or make an effort to move across it। तो जैसा कि अब हम समझ गए हैं कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हमारा जो जब भी हमारा एक ऑब्जेक्ट चलता है और दो ऑब्जेक्ट हमारा कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होता है और जिसके कारण ऑब्जेक्ट हमारा रुकता है, और इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Hence, we can say that there are two type of friction, static friction और sliding friction। तो हमारे टू टाइप ऑफ के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक और स्लाइडिंग। चलिए समझते हैं इसको। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। जो एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं हम। ट्राई टू पुश अ लार्ज बॉक्स टू मेक इट मूव अक्रॉस द फ्लोर बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स से एफ यूनिट। व्हाट डू वी फाइंड? द बॉक्स रिमेन अ रेस्ट। क्यों? ऐसा क्यों होता है? नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स to 2F unit, what do we find now? The box still remain at rest। जब हम 2F लगा रहे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा बॉक्स है वो रेस्ट में ही है। When an external force act on the object, the force of friction known as static friction come into play and oppose the motion of the box। कहा गया है जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉक्स पे लगाते हैं तो वहाँ पे जो होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए यहाँ पे अभी हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं मूव कर रहा है? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होने के कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन होने के कारण। अब जब हम इसको उस अमाउंट में फोर्स नहीं लगा रहे हैं जिसके कारण यह हमारा मूव कर सकता था और उससे कम लगा रहे हैं, यह उससे कम लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं घूम रहा है क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा नहीं रहता तो हम बड़ा सा पत्थर को भी अगर टच कर देते तो वो हमारा चल सकता था, वो हमारा अपने अपने एक्चुअल पोजीशन से हट सकता था। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन होने के कारण। आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझिएगा तो आप दोनों को डिफरेंस में पता चल जाएगा। come into play and oppose the motion of the box। The static friction balance the force which we exert on the box and the box remain at rest। When applied a force of increase say 2F, static friction also increase to 2F and again oppose the motion of the box। कहा गया है जब हम F लगा रहे थे, जब हम F फोर्स लगा रहे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारा F यूनिट फोर्स लगा रहा था, और जब हम 2F यूनिट फोर्स लगा रहे थे तो हमारा 2F यूनिट फ्रिक्शन भी पैदा हो रहा था। नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली टिल द बॉक्स जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्लोर। अब ऐसा ही कह रहा है, आप फोर्स लगाते जाइए और देखिए कब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस फ्लोर पे स्लाइड करना चालू कर देगा। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। दिस एक्टिविटी सो डैट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा स्टैटिक फोर्स कब इंक्रीज होगा? जब हम उस पर स्टैटिक फोर्स ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा जब जैसे जैसे हम उस पर फोर्स लगाते जाएंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे F यूनिट लगा रहे थे तो F यूनिट हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो रहा था। 2F यूनिट हम फोर्स लगा रहे थे, 2F यूनिट हमारा फ्रिक्शन भी पैदा हो रहा था। ओके, तो in other words, static friction is a self-adjusting force. However, it can increase only upon a certain limit. The maximum value of force of static friction come into play when the body is just sliding over the horizontal surface. It is called limiting force of friction। तो उसका कुछ क्षमता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कि अब वो उतना ही तक लगा सकता है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि आप बगल में कोई पानी का बाटली रखे हुए, आप पंखे स्पीड में घुमा रहे हैं। अब अब ऐसा आप कभी नहीं देखोगे कि पंखा अगर हम ग्लास के भरे हुए ग्लास को पंखे के सामने रख दे तो पंखा जो हमारा ग्लास का पानी है वो गिर जाएगा। वो क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि तब तक उसको स्टैटिक फ्रिक्शन मेंटेन करके रखता है। आप इस एग्जांपल से बेहद ही अच्छे तरह से समझ सकते हो। तब तक उसको स्टैटिक फ्रिक्शन उसको एक पैदा करके रखता है। ओके, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाइड होगा हमारा ग्लास पे, वो उसको बचा कर रखता है गिरने से। ओके, तो ये होता है। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से, अब कुछ हद ही तक ना, अब उसके सामने आप 10, 6, 12 पंखे रख दीजिएगा तो वो तो गिर ही जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि उसकी एक सीमा है, वह सीमा आप पार करेगा तो वो बेचारा गिर जाएगा। तो उसे कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। We thus
concluded that when a force is applied on a body rest, a force of friction called static friction come into play. The static friction opposes the applied force. On increasing the applied force, static friction also increase. However, it increase only up the certain maximum value. देखिए ये पॉइंट आप समझ लीजिए, इट इंक्रीज ओनली ऑफ द सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। उसका कुछ एक मैक्सिमम, उसकी कुछ क्षमता होगी, ओके, उससे ज़्यादा वो अब नहीं रोक पाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था, उसे आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द बॉडी बिंग टू स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑन विच इट वॉज टेस्टिंग। तो जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो स्लाइड करना चालू कर देगा। आफ्टर दिस it is the force of sliding or kinetic friction that act between the two surfaces. This force of friction is a little less than the limiting force of static friction. तो देखिए static friction कब था? जब तक हमारा ऑब्जेक्ट वो रुका हुआ था। अब जब भी ऑब्जेक्ट हमारा चलना स्टार्ट कर देगा, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा चलना स्टार्ट कर देगा, रन करना चालू कर देगा, अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर आ गया। अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर आ गया। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमारा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड है। कि स्टैटिक फ्रिक्शन है कि ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है और जब वो ऑब्जेक्ट हमारा चलने लगेगा तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए, आवर डे टू डे एक्सपीरियंस टेल अस दैट इट इज़ ईजियर टू कीप स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट वंस इट हैज़ बीन पुट इन मोशन देन टू मेक इट स्लाइड फ्रॉम द रेस्ट। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू वेरीफाई दिस फैक्ट। तो इस लाइन में कहा गया है कि आप ऐसा ऑब्जर्व करते होंगे कि सपोज करिए आप कोई भी चीज़, कोई भी बॉक्स को, ओके, एक टीवी के बॉक्स को, जब उसमें टीवी रखा है या कोई अदर्स ऑब्जेक्ट जिससे वो भारी हो, तो पहले आपको कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए। आफ्टर डैट जब वो मोशन में आ जाएगा तब आप कंपेयर टू जब आप उसको रेस्ट थ्रू मोशन कर रहे थे, अब आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब आपको फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा कम क्योंकि अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ गया। स्लाइड का मतलब भी समझ सकते हैं, स्लाइड मीन्स स्लाइड कर रहा है, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, और जब वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट है तब उसको मोशन में लाने के लिए हमें काफ़ी सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल के साथ, मैं आपको इस एग्जांपल से अच्छा समझा देता हूँ, इस एक्टिविटी से अच्छा। सुबह में आप उठते होंगे, सुबह में उठने को आपकी मन नहीं होती, तो ये मम्मी आपकी मम्मी जो है ये एग्जांपल काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकती है। देखिए, तो आपको सुबह में उठने का मन नहीं करता, स्कूल का टाइम हो जाता है, तब आपकी मम्मी आपको उठाती है। उनको कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगाना पड़ता है आपको उठाने के लिए, कभी कभी तो पीटना भी पड़ता है। तो जब आप उठ जाते हैं तब आप अपने काम अपने खुद से करने लगते हो। टाइम इतना हो गया, मैं लेट हो गया, ओके, तब आप अपने मोशन में खुद आ जाते हैं। तो मम्मी को बस थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ता है जब आपको उठाने के लिए, उसके बाद मम्मी को कम एनर्जी लगाना पड़ता है, तब आप खुद आके खाना खा लेते हो, नाश्ता कर लेते हो, लंच ले लेते हो और चले जाते हो स्कूल। तो कुछ एक्टिविटी के तरह ये समझ लीजिए कि जब तक आप उठे नहीं हो तब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन हो, जब आप उठ गए वो है लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब आप मोशन में आ गए, जब आप उठ के चलने लगे, वो आ गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत। ओके, तो अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में जल्दी से जान लेते हैं, उसका कुछ सिंपल एक्सप्लेनेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज स्टैटिक फ्रिक्शन when it exists between two surfaces in contact between which there is no relative motion. In other words, the force of friction which balance the applied force during the stationary state of the body is static friction. तो जैसा कि स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने आपको बता दिया है, वहीं पे इसको बताया गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाएगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। We call the force of friction between two objects when one of them is sliding over the surface of other as the force of sliding friction between them. Sliding friction is a little smaller than static friction between the same two surface. तो कहा गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा क्या है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देते हैं तब हमारा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लिटिल कम होता है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, फोर्स जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में लगाना पड़ता है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको फोर्स
कम लगाना पड़ता है, ओके, लो लगाना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्टिविटी मतलब पीछे ही बताया है, तो अब मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हमारा ये लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। अब लेक्चर 2 में हम सिंपल एक्सप्लेनेशन से चालू करेंगे। थैंक यू।